स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। तो कर्नाटक में 38 साल पुराना रिवाज कायम रहा। हिमाचल प्रदेश की ही तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाई। इस चुनाव में मोदी ने अकेले फिजा बदलने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक सधी हुई रणनीति पर काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों की बात करें तो यहां पर जबरदस्त योगी मैजिक देखने को मिला और निगम की सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। तो वहीं पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल गई। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद ओवरऑल नतीजों पर हम करेंगे बात। कर्नाटक का फैसला किंग कांग्रेस के वादे टीम मोदी पर भारी। यूपी में चला बुलडोजर बाबा का जादू। निगम की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। जालंधर में चला आपका झाड़ू। नतीजों पर कहीं खुशी कहीं गम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को बहुमत मिला। पिछले 38 साल के दौरान राज्य में सत्ता बदलने का इतिहास रहा है। इस बार फिर कर्नाटक ने अपना इतिहास दोहराया। फिर एक बार कर्नाटक ने हाथ को साथ दिया है। पिछले एक साल के अंदर ये दूसरा राज्य है जिसकी सत्ता बीजेपी के हाथ से कांग्रेस ने छीन ली। इसका बड़ा सियासी मतलब निकाला जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है। इस साल कर्नाटक के बाद अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है। इसके अलावा अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। इनमें कई दक्षिण के राज्य भी हैं, इसलिए बीजेपी के लिए कर्नाटक की हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं मुश्किलों में घिरी कांग्रेस के लिए जीवनदान साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कर्नाटक में भाजपा क्यों हार गई। वे कौन से कारण थे जिसके चलते भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा। All the results come because they are all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. वहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार चुनाव नतीजों को लेकर भावुक हुए। उन्होंने कहा, मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय देता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की। लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। वहीं नगर निकाय चुनाव के नतीजों में बाबा के बुलडोजर ने सपा और बीएसपी को रौंदते हुए जीत हासिल की। नगर निगम की सभी सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया। So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in-charge general secretaries, secretaries. They work like a... विकास के मुद्दों के साथ माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बयान पर इस चुनाव में सबसे ज्यादा जोर है, जिसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिला है। ये बात बताती है कि प्रदेश में योगी मैजिक कायम है। योगी पर लोगों का विश्वास बरकरार है। ये पहला चुनाव रहा जहां अकेले योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। असल में ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए मोदी के साए से निकलने का असली टेस्ट रहा। रिजल्ट पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के हिस्से ही रहा। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर यूपी में हुए अब तक के हर चुनाव पर नजर डालें तो योगी आदित्यनाथ की छवि मजबूत जरूर होती गई है। आज इस जीत के साथ योगी ने साबित कर दिया कि योगी फैक्टर अब मोदी फैक्टर से कम नहीं है। वहीं पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आपका झाड़ू चला है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने 57,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। कांग्रेस की करमजीत कौर दूसरे नंबर पर रही। तीसरे स्थान पर शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह रहे। बीजेपी चौथे स्थान पर रही। दिल्ली के सीएम और आपके मुख्य अरविंद केजरीवाल ने जालंधर संसदीय उपचुनाव में सुशील रिंकू की जीत पर कहा, हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं।
न हम धर्म और न हम जाति की राजनीति करते हैं और हम उसी के बिना पर वोट मांगते हैं। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जीत है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 60 साल में से 50 साल यहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है, तो उस गढ़ के अंदर सेंध मार के आम आदमी पार्टी जीती है। हम तो केवल काम की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते, ना हम जात की राजनीति, केवल काम। हमारे कामों के बेसिस पे हम वोट मांगते हैं लोगों से। तो एक तरह से पंजाब की जनता ने, जलंधर की जनता ने, और जलंधर का जो ये नतीजा, ये पंजाब का मूड है, पूरे पंजाब का मूड इस तरह इसमें दिखाई देता है। उन्होंने भगवंत मान साहब के आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पे ठप्पा लगाया है कि जी लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो जलंधर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। बहरहाल चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। जनता ने कहीं बीजेपी पर भरोसा जताया तो कहीं कांग्रेस पर विश्वास, कहीं आम आदमी पार्टी को चुना। नतीजों पर नजर डालें तो कहीं खुशी कहीं गम साफ तौर पर देखने को मिला। यूपी में बीजेपी की जीत के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, तो कर्नाटक फतह पर कांग्रेस खुश है। वहीं आम आदमी पार्टी जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीत के साथ खुश नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए आज इसी पर होगी बात। दरअसल देखिए, कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, यूपी निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, तमाम उपचुनाव के जहां जहां पर नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को क्या हासिल हुआ क्या नहीं, इस पर भी होगी बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। आलोक वर्षी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, आपके बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए समय जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एहसान उल्ला खुर्रम साहब राजनीतिक विश्लेषक है, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लेकिन चर्चा की शुरुआत आलोक वर्षी आप ही के साथ। यूपी में निकाय चुनाव में योगी मैजिक चल गया, लेकिन कर्नाटक में मोदी मैजिक फुस हो गया, क्या हुआ सर? देखिए शिल्पा जी, आज के चुनावी नतीजे से मैं कन्विंस हो गया हूं कि मात्र काम करने से वोट नहीं मिलता है। कर्नाटक को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी की भारतीय जनता पार्टी में, हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वहां पर आईटी का हब बनाया, वहां पे निर्बाध बिजली की योजनाएं दी, 20 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से वहां सड़कों का निर्माण किया, बेंगलोर मैसूर 6 लेन हाईवे का निर्माण हुआ। उसके अलावा वहां पर 5,77,000 घरों का निर्माण करके दिया गया, 19 लाख शौचालय का निर्माण हुआ। आयुष्मान योजना के तहत सभी लोगों को हेल्थ कार्ड दिया गया। उसके अलावा निर्बाध रूप से राशन का वितरण हुआ। इस सब के बावजूद वहाँ के लोगों ने नकार दिया हमें। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ काम करने से ही वोट नहीं मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इस पूरे कामकाज पर, आपके विकास के इस पूरे एजेंडे पर भ्रष्टाचार दरअसल भारी पड़ गया? जिस तरह से कांग्रेस ने आप लोगों के भ्रष्टाचार को लेकर प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी पहुंची, वो भारी पड़ गया। देखिए, कुछ तो रही होगी कमी जो ऐसी हालत हुई। हो सकता है जो आप कह रही हैं उसी में दम हो कि वहां के लोगों ने जो प्रचार किया कि 40% कमीशन के बगैर काम नहीं होता है, तो ये लोगों के अंदर घर कर गया हो, कन्विंस हो गए हो कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो राजनीति में कौन सा चीज दाव आप चलेंगी जो लह जाए, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलिए, हम इतना चुनाव जीते, उसके बाद एक हार देखना पड़ा, लेकिन कम से कम खुशखबरी आपकी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से आ गई है, क्योंकि देखिए ये सेमीफाइनल था 2024 का, जहां पर आपको बम्पर जीत हासिल हुई है। शिल्पा जी, इतना तो है कि जो चीजें लोग जी बोल रहे हैं, वो हमने 2017 में अखिलेश यादव को बोलते हुए देखा था। विकास तो मैंने बहुत किया, और चुनाव ऐसे भी जीता जाता है जब पहली बार हमने सीखा। सेम टू सेम भाषा जो आलोक जी इस समय बोल रहे हैं, वो 2017 में अखिलेश यादव ने भी बोली थी। तो वह देखना पड़ेगा ना आलोक जी आपको भी। इतनी बड़ी खुशी तो मानिए कि आपका वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ। हाँ, वोट प्रतिशत इंटैक्ट है। कम नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके समर्थकों की संख्या कर्नाटक में कम नहीं हुई। दिक्कत क्या हुई ये समझना पड़ेगा। लेकिन सर सीटें 104 से 65
नहीं, इसलिए हुआ, देखो मैंने कल भी आपकी डिबेट में कहा था कि 5 तारीख को घोषणा पत्र जो जारी हुआ उसके बाद माहौल बदला है और बजरंगबली आए हैं बीच में, और बजरंगबली आने के बाद देखिए ना क्या माहौल बदला वहां पर। ये सारे जो नतीजे थे, जो पोल थे, वो 5 तारीख के पहले के सर्वे थे। ठीक है, 5 तारीख के बाद इतना सर्वे किसी ने नहीं दिखा कि 136 के आसपास कांग्रेस पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर से मानिए कि जहां वहां 14% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, जहां 45-40 सीटों पर वो प्रभाव छोड़ता है। मेरा जहां तक मानना है कि जो पिछली बार वोट बैंक बटा था, जो जेडीएस को गया था, छोटे राजनीतिक दलों को गया था, जो 3 प्रत्याशी वहां निकले, 7 मुस्लिम प्रत्याशी थे, वो पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ चला गया। ठीक है, बजरंगबली ने वो वोट बैंक इकट्ठा करके, ठीक है, दरअसल यहाँ पर बीजेपी का खेल बिगड़ा कहाँ? खुर्रम साहब, आपका विश्लेषण इस पर, आपका आंकलन इस पर क्या कह रहा है? आलोक भाई को मैं सुन रहा था, आलोक भाई कह रहे थे कि काम करने से सरकारें रिपीट नहीं होती है। तो ये मान लिया जाए कि 2019 में जो सरकारें रिपीट हुई हैं उसमें भी काम नहीं हुआ है। अगर काम हुआ होता तो सरकारें रिपीट नहीं होती, ऐसा उनका मानना है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे वो हिजाब को लेकर हो। अच्छा, हिजाब को प्रतिबंध कराया, बजरंगबली को लाया। बजरंगबली ने, भारतीय जनता पार्टी जब बजरंगबली को लाई है, दिल्ली इलेक्शन में भी लाई, वहां भी हारी है। बिहार 2015 में लेके आई थी, वहां भी बजरंगबली ने इनको करारा हार का सामना करना पड़ा था, और कर्नाटक में भी बजरंगबली ने इनको नकार दिया है। तो अब इनको सोचना पड़ेगा कि कहां इन लोगों के अंदर किस तरीके से इन लोगों का भगवान के ऊपर आस्था है, या भगवान को ये लोग लाके मार्केटिंग करते हैं और भगवान इससे खुश नहीं है। ये इन लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, और कांग्रेस पार्टी ने पूरा मौका दिया इनको चुनाव में तुष्टीकरण करने का। कांग्रेस ने भी किया, लेकिन कांग्रेस ने मौका भी इनको पुरजोर दिया है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जीत के जिस तरीके से एक ये नहीं होता है कि एक वजह से चुनाव जीता जाता है, उसमें कई वजह होती है जिसकी वजह से चुनाव जीती जाती है। वैसे ही कई वजहें हैं जिसकी वजह से चुनाव हारी भी गई है। भारतीय जनता पार्टी पर जो नैरेटिव सेट किया कांग्रेस पार्टी ने करप्शन का, भ्रष्टाचार का, वो कहीं ना कहीं सुपरहिट रहा। मेरी आवाज जा रही है? हेलो, आ रही है खुर्रम साहब? प्लीज कंटिन्यू। हेलो, आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का ये फॉर्मूला, मेरी आवाज जा रही है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का, उस पर जनता ने मोहर लगा दी। बिल्कुल, देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ी है, वो चुनाव आप जिस तरीके से लड़ी है, वो हम बहुत उससे ये नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का बहुत स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी को हमने बहुत करीब से देखा है, लेकिन जनता पहले से माइंड मेकअप कर चुकी थी कि हमको बीजेपी को हरा देना है। ये जनता की जीत है। वहां कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की हार हम इसको नहीं मानते हैं, और कांग्रेस पार्टी को बहुत जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां फुल्ली जो है जनता पहले से प्री प्लान माइंड सेटअप उनका बना हुआ था। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जिस तरीके से वहां पूरी ताकत झोंका है, जिस तरीके से पूरा पोलराइज करने का काम किया है, उसके बाद भी जनता जहां थी वहीं टिकी रही और सीधा सीधा सरकार में कांग्रेस को ले आई। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार से वहां के लोग पहले से इतना ज्यादा परेशान थे, वहां कोई काम डेवलपमेंट का नहीं हुआ। वहां सरकार जो वादा की, डबल इंजन की सरकार ने जो वादा की, वहां पे फेलियर रही। उसको लेकर वहां पर जनता पहले से इतनी त्रस्त थी कि उसने माइंड मेकअप कर रखा था कि हमको किसी भी तरीके से हो, किसी भी लुभावने और किसी भी प्रपंच में नहीं फंसना है, बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, और उसका नतीजा है। और इस तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका। आलोक जी कह रहे कि ठीक है भाई, मानते हैं आपने काम किया, लेकिन काम किया आपने हिजाब पर, काम किया आपने बजरंगबली पर, और जो जनता ने नकार दिया। नहीं चाहिए उनको ऐसा काम, धार्मिक उन्माद। देखिए शिल्पा जी, ये जो आप बातें कह रही हैं, ये सब हम नहीं लाए थे। ये कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की बात की और बजरंगबली के ऊपर भी व्यंग्यात्मक बातें कही। इसको हम लोगों ने जनता के बीच में ला के रखा, लेकिन कारण कुछ और थे।
सही कह रहे हैं खुर्रम भाई कि वहां की जनता ने किसी कारणवश पहले ही ये मन बना लिया था और उनका रिकॉर्ड भी है 38 साल का, एक बार इस पार्टी को तो एक बार उस पार्टी को। हम लोग सोचते थे कि इतना काम किया है, इतना जनता को रिलीफ दिया है तो जनता हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन उन्होंने मन जब बना लिया था, तय कर रखा था और अपनी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहते थे, तो आज ये हस्र कर दिया। वहां पे हमको 65 सीटों पे बांध दिया और उनको 136 सीट दिया। और दूसरी चीज जो हमारे लिए संतोषप्रद है कि हमारी वोट परसेंटेज में थोड़ा भी टूटन नहीं हुआ है, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन जेडीएस का वोट बैंक टूट के कांग्रेस पर जाके। सर बीजेपी को इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, बड़े चेहरों के मैजिक से काम नहीं चलने वाला, ये सबक है कि नहीं है? देखिए, हम जहां भी जाते हैं हम पहले मुद्दों की ही बात करते हैं, लेकिन हमारे पास जो चेहरे हैं उनको भी तो उतारना है। सोनिया गांधी गई ना, प्रियंका जी गई ना, राहुल गांधी गए ना, तो अगर उनके पास ये चेहरे हैं तो वो छिपा के थोड़ी रखेंगे। हमारे पास अगर मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं या अमित शाह जी हैं। सुना होगा आपने कि नफरत मोहब्बत के आगे हार गई। ये नफरत मोहब्बत की बातें वो ना करें तो बेहतर है। ये कौन सी नफरत थी, किसको हम वहां पर मार रहे थे, कौन सा दंगा हो रहा था जो नफरत फैल रहा था? ऐसी कोई चीज नहीं है जो कर्नाटका में हुई हो। ठीक है, एक हिजाब के नाम पर कुछ दिन तक मसला चला था, लेकिन बाद में उसको कोर्ट ने जो रूलिंग दिया उसको सबने मान लिया। ठीक है, लेकिन देखिए अब कर्नाटक में बीजेपी की इस हार का लोकसभा चुनाव पर 2024 पर किस तरह का असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब मैं कौशिक जी से लूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और डीपी यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, यादव साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, बहुत बहुत बधाई आपको। कर्नाटक में बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी ने जो हासिल की, संजीवनी की तरह काम करेगा सर, क्यों? देखिए, बिल्कुल खुशी तो है, खुशी को इजहार भी करा जाना चाहिए और वो खुशी कर्नाटक की जनता की भी है, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने उस सरकार को चुना जो सरकार उसके मुद्दे की बात कर रही थी, उन नेताओं को चुना जो उनके मुद्दे की बात कर रही थी। हाँ। और उस कर्नाटक की जनता ने एक मैसेज देश के सामने और रखा कि ना जुमले चलेंगे, ना झूठे वादे चलेंगे, ना करप्शन चलेगी। हाँ। लेकिन सरकार के नुमाइंदे वो चलेंगे जो देश की बात करेंगे। और राहुल गांधी जी ने एक मैसेज देश की जनता को और दूसरी पार्टी को साफ दे दिया कि अगर बीजेपी को हराना है तो मोहब्बत का पैगाम और मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी। और वो भाईचारा जो कहीं ना कहीं मजहब धर्म के कटहरे में घुमा दिया था भाजपा ने, उसको लाना पड़ेगा। जिस देश को देश का वासी हिंदुस्तानी माने, ना वो मजहब को आगे करे और देश के मुद्दों की बात करे, ये प्रमाणित कर्नाटका की जनता ने आज देश के सामने रखा, जिसके कारण एक इतना बड़ा मैंडेट कर्नाटक की जनता ने देश को दिया। मेरे मित्र हैं, मधुवासी हैं, कह रहे हैं कि हमारा वोट ऑफ परसेंटेज जो है कम नहीं हुआ, लेकिन आज ये तो बात माननी पड़ेगी वत्स साहब कि इस चुनाव के अंदर मोदी जी हारे हैं। जिस मोदी जी ने मेहनत करी थी, जिन मोदी जी की प्रचंड मेहनत को आप कह रहे थे कि मोदी जी आ गए और रैलियां चल गई हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई है, आज उन्हीं मोदी जी को एक कर्नाटक की जनता ने मैसेज दे दिया कि किसी तरह का झूठ और मुखोटा और मुखोटे के साथ इमोशनल कार्ड नहीं चलने वाला कि ये कह देना कि मुझे 51 गालियां दे दी हैं, मैं ये कर रहा हूं आपके लिए। माफी के साथ शर्मा जी आपको रोकूंगी, कांग्रेस बैठक के बाद इस समय रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। In this special press conference, I also thank all the enthusiastic leaders and workers of the Congress Party who are present here as part of this special press conference. I assure you, you are on this dais in spirit, if not physically. Today is a historic occasion. Karnataka has created history. Karnataka has shown a new light for democracy, not only for people of Karnataka but for the entire country.
ताली आप ना बजाइए, सिर्फ सुन लीजिए, मुझे आपके जोश की मैं कदर करता हूं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऑन बिहाफ ऑफ my colleague KC Venugopal ji, myself and each congressmen and women, millions and millions across the country, I want to thank है। और तमाम प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से, जश्न की तस्वीरें देखिए कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस के तमाम कार्यालयों में आज सुबह से ही, जब से कर्नाटक चुनाव के रुझान आने शुरू हुए थे और कांग्रेस ने उसमें अच्छी खासी बढ़त बना ली थी, और अब वो रुझान तमाम नतीजों में तब्दील होते हुए हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी लगातार जुड़े हुए। शर्मा जी, पूरी करें अपनी बात। जीत का श्रेय सीधे तौर पर किसे? देखिए, ये जीत का श्रेय कर्नाटक की जनता का है, और इस कर्नाटक की जनता के अंदर राहुल गांधी जी का भी है, जिन्होंने राहुल गांधी जी ने देश के उन मुद्दों को आगे रखा। अच्छा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कर्नाटक की पूरी टीम थी और हमारा जो बड़ा नेतृत्व था, वो पूरी तरह से कर्नाटक की जनमानस के सामने उन मुद्दों को 40% की कमीशन, महंगाई और बेरोजगारी, हाँ। जिस ढंग से रखा वो जनमानस तक पहुंची, जिसका असर नरेंद्र मोदी जी के जैसे चेहरे पर भी नहीं पड़ पाया। और कर्नाटक की जनता ने उस 40% की घूसखोरी को के विरुद्ध, बेरोजगारी और महंगाई के विरुद्ध, जो कांग्रेस की सरकार है 500 रुपए में सिलेंडर दे रही और जो 1200 रुपए में सिलेंडर दे रहे, उसका फर्क साफ दिखाई इस इलेक्शन में। और इसीलिए मुद्दे जीते और जुमले और झूठ और इमोशनल कार्ड हारा। जुमले झूठ हार गए। ठीक है, हमारे साथ इस समय डीपी यादव जी भी जुड़े हुए। डीपी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीपी यादव जी, यूपी निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर तो लगाया, खूब पसीना बहाया, लेकिन जीत नसीब नहीं हो पाई सर। 17 के 17 निगम बीजेपी के खाते में, खाता तक आपको नहीं खुल पाया। कहां रह गई चूक? लगता है संपर्क हमारा उनसे कट चुका है। मैं दोबारा उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आलोक जी, शर्मा जी को सुना आपने? झूठ और जुमला हार गया, लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। और लोकतंत्र के लिहाज से अभी हमने रणदीप सुरजेवाला को भी सुना, कह रहे उम्मीद की नई किरण। चंद्रमोहन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो कर्नाटका जीत के लिए, लेकिन हम भी कहीं चूके नहीं हैं। हमारा वोट बैंक 36% था, 36% पे ही 2013 में आपने सरकार बनाई थी, 2018 में हमने भी 36% पे ही बनाई थी। इस बार हम 36% पर नहीं बना पाए, लेकिन हमारा वोट बैंक, हमारा वोट, हमारे वर्कर, हमारे वोटर इंटैक्ट थे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन लोकतंत्र में जीत और हार का सिलसिला चलता है। जितनी बातें हमने जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, हमको लगता है इस बार आपकी कनेक्टिविटी कुछ ज्यादा हो गई थी, आपको जीत का श्रेय मिला। इसके लिए मैं फिर से एक बार, की अंतरकलह इसके पीछे, आपकी हार के पीछे कितना बड़ा फैक्टर आप लोग मानकर चल रहे हैं? आप इसे सॉर्ट आउट नहीं कर पाए समय रहते? इस पर अभी कुछ कहना बहुत अर्ली होगा। हमारी पूरी टीम बैठेगी, हम लोग उस पर पूरी कवायद करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सूत्रों का हवाले से पता करेंगे कि कहाँ चूक हुई है और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और अपनी इस योजना को लगातार निरंतर जनता के साथ जारी रखेंगे। चिंतन मंथन का दौर चलने वाला है। हर हार के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से यही कहा जाता है, लेकिन कौशिक साहब, आपको क्या लग रहा है? 2 सीएम चेहरे बदला जाना, 40% कमीशन के इस तरह के आरोपों को कांग्रेस द्वारा बुनाया जाना, यही सब बीजेपी को ले डूबे कर्नाटक में? ये देखो, मुझे नहीं लगता इस बात को लेकर के कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ये ऐसे मुद्दे होते, तो मुझे लगता है कि सरकार या वो ट्रेंड हावी हो गया, रिवाज हावी हो गया। कोई नहीं है, आप समझिए उसको। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दलित चेहरा है, दलितों का वोट वहां 19% है। पिछली बार 19 विधायक विधानसभा में दलित पहुंचे, वो 36 एमएलए पहुंचे, गलती हो गई मुझे, 36 एमएलए पहुंचे। उसमें से 17 भारतीय जनता पार्टी के थे, 12 कांग्रेस के थे और 6 जेडीएस के थे। दलित वोट बैंक खड़गे साहब के नाम पर 2 से 3% ट्रांसफर हुआ और होना भी चाहिए। यदि अपने कोई प्रदेश का नेता जाता है और दलितों की राजनीति का मुखिया जब वो होता है, तो निश्चित तौर से वोट बैंक वो तब्दील होगा उसमें। और वो मैं मानता हूं कि 2 से 3% वोट वो कांग्रेस की तरफ गया। दूसरा कारण बजरंगबली और पीएफआई को लेकर के था, जहां 13 से 14% मुस्लिम वोट बैंक है, जहां 7 के 7 विधायक पिछली बार कांग्रेस के पास थे, किसी के पास नहीं थे, लेकिन वो 46 सीटों पर अपना
महत्व रखते हैं हराने और जिताने का। और इसमें आप कारण देखिए कि 136 सीटें हैं कांग्रेस की, कितना वोट प्रतिशत है? 43%। वो 36% जब कांग्रेस को 2013 में मिला तो उसी 36% पे 100 कितनी सीटें आई थी? 21 सीटें आई थी। आप समझिए उसको, उसी 36% पे इसी कर्नाटक में 2018 में 104 सीटें आई थी और उसी 36% पे 2023 में 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो कारण समझिए आप, लंबी हार जीत नहीं है। यदि आप जीत का आकलन देखेंगे, समीक्षा हम लोग करेंगे तो बहुत बड़ी नहीं है, 400, 500, 200, और वो वोट बैंक है जो निश्चित तौर से कांग्रेस को मजबूत करता है। दलित नेता है, पहली बार प्रेजेंटेशन है, और जो भी दिक्कतें वहां हुई, भारतीय जनता पार्टी के 11 एमएलए कांग्रेस को ज्वाइन किया, ठीक है सर। निकाले। देखिए बीजेपी तो चलिए मायूस होगी ही, लेकिन उससे ज्यादा जेडीएस इस समय मायूसी महसूस करी होगी, उस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन फिलहाल आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर जो पर नतीजे कहाँ के? कर्नाटक के, जहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी बीजेपी को चारों खानों चित करते हुए, और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी मैजिक जमकर चला और उत्तर प्रदेश की 17 की 17 मेयर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम करते हुए वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव के लिहाज से बीजेपी के पक्ष में जश्न की तस्वीरें, माहौल बहुत जबरदस्त तरीके से खुशी मनाते हुए तमाम लोग नजर आए हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान इस पर जुड़े हुए कि आखिरकार इस हार जीत का 2024 पर किस तरह का असर पड़ेगा, इन परिणामों की वजह से क्या कुछ भविष्य की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। कौशिक साहब, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की बीजेपी की, कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव के लिहाज से, लेकिन जेडीएस बहुत उछल रही थी, बहुत सारी उम्मीदें पाल कर बैठ गई थी, उसको लगा होगा सबसे बड़ा झटका सर? नहीं, बिल्कुल। जेडीएस ने तो कल कहा भी कि हम यदि ऐसे अंकों में आते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने तो ये भी चर्चा कर ली कि मुख्यमंत्री सबसे पहली शर्त ये होगी कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, और ये हम लोग मान के भी चल रहे थे। लेकिन ये नहीं था कि जेडीएस का सारा वोट बैंक ट्रांसफर उधर हो जाएगा। और निश्चित तौर से उनके जो समुदाय है उनको लगा होगा कि हमारा मुख्यमंत्री मीडिया के सामने रो रहा है, कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है कि सब चलने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा मुख्यमंत्री जो रोता हुआ जनता ने देखा, उसे क्या वोट देंगे? उन्होंने बीजेपी को रोक रहा है तो जेडीएस को वोट देने से कोई मतलब नहीं है, फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो 2018 में हुई। और नहीं, इसलिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। दूसरी बार बार ये चर्चा आ रही है, सुबह से मैं भी तमाम चैनलों पर बैठा हूं कि 2024 की रणनीति तय हो गई। 2024 की रणनीति कैसे तय हो गई? आप पार्टी ने 208 सीटों पर चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा, एनसीपी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, ठीक है कि नहीं? बहुजन समाज पार्टी ने 127 सीटों पर चुनाव लड़ा। जब इन पार्टियों ने वहां जाके चुनाव लड़ा और कांग्रेस का कोई मंच साझा नहीं किया, कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ ये लड़े, तो 2024 पर कैसे मान जाएंगे? क्या ये सारे राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, ये भाजपा को जिताने गए थे या कांग्रेस को जिताने गए थे? यदि कांग्रेस को जिताने गए होते तो निश्चित तौर से ना अपने प्रत्याशी उतारते, और उतारते भी तो गठबंधन कांग्रेस से होता। एक साथ आते हैं। लेकिन ये सारे राजनीतिक दल ये चाहते थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो, जिसकी सौदा हम 2024 के चुनाव में कर लें कि नेतृत्व किसका होगा। लेकिन अब उसी नेतृत्व वाले सवाल पर यहाँ पर कांग्रेस को एज मिलता हुआ, अब कांग्रेस दबाव की स्थिति बना पाएगी? बिल्कुल मिलेगा। देखो सारा कुछ अंकों का खेल है, और अंकों के खेल में कांग्रेस के साथ है। और बड़ा अंक है, छोटा अंक नहीं है। 65 और 136 की तुलना की जाए तो बहुत बड़ा अंक है। और इस अंकों के माध्यम से ही 2024 की तैयारी होगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, ये जैसे बीजेपी को 65 सीटें मिली हैं, इसी 36% पे बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, और इसी 36% पे कांग्रेस को 121 सीटें मिली। लेकिन परसेंटेज वही रहा, सीटों का बढ़ना घटना हो गया। तो ये जो समर्थकों की संख्या है, जीत तो वो थी जहां 2013 में बीजेपी को 19% वोट मिला और 2018 में 36% हो गया, वो लंबी हार जीत थी। लेकिन मैं इसको हार जीत नहीं मानना, लेकिन निश्चित तौर से 2024 का एक बड़ा संकेत है। 2024 पर इसका क्या असर पड़ेगा सर? कितना विपरीत होता हुआ, कितनी मुश्किलात पैदा होती हुई बीजेपी के लिए, क्योंकि 28 सीटें हैं लोकसभा की। आप देखिए ना, पिछली बार बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। देखो, मोदी जी ने जहां 3 दिन का प्रवास किया हो और उसके बाद ये आंकड़े आ जाएं, तो ये सोचने को तो बीजेपी को मजबूर करेंगे। और जो कांग्रेस की रणनीति शिल्पा जी वहां रही, हमेशा राष्ट्रीय दल क्या करते हैं कि दिल्ली से सारा कुछ करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर विपक्षियों को बोलने का मौका भी मिल जाता है। चलिए, हमारे साथ डीपी यादव जी भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। डीपी यादव जी, साइकिल कहां पंचर हो गई? अखिलेश यादव ने जबरदस्त मेहनत की,
लेकिन फिर भी कमी रह गई और आपका तो नगर निगम में खाता तक नहीं खुल पाया। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे सर। बिल्कुल शिल्पा जी, देखिए निश्चित रूप से ये विश्लेषण का विषय है, आखिर इतना जो है इस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का क्यों रहा नगर निगम के चुनाव में। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, जब नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इसमें अतीत में भी अच्छा रहा है और इस चुनाव के आधार पर हम भविष्य के चुनाव की कहीं न कहीं रूपरेखा नहीं खींच सकते हैं। जो नगर निगम का चुनाव था, पिछले नगर निगम के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके पहले आप चले जाएंगे 2012 का जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा का चुनाव आया तो उसमें 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2007 के भी जब नगर निगम के चुनाव हुए तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था। तो ऐसा कहिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दी और इससे हम परिकल्पना कर ले भविष्य के राजनीति की तो नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से कहीं न कहीं भारत की राजनीति का परिदृश्य बदलेगा। देखिए दक्षिण से जो द्वार कहा जाता है कर्नाटक, जो सर लेकिन फिर समाजवादी पार्टी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपसे अपने घर तो संभला नहीं, यूपी निकाय चुनाव तो जीता नहीं गया और आप बात करते हैं कर्नाटक की जहाँ पर न 3 में न 13 में। क्या ये बताइए, इससे बेबाकी से ज्यादा मैं क्या आपको विश्लेषण कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ जिस प्रदर्शन की हमें उम्मीद थी वो प्रदर्शन नहीं हो पाया। हम अपनी बात जनता को पहुंचाने में, बताने में कहीं न कहीं असफल रहे। अब इससे बेबाकी से मैं क्या कहूँगा बताइए? तो अखिलेश यादव को ज्यादा रैलियां करनी चाहिए थी ना सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मंडलों में कार्यक्रम किए हैं, 17 के 17 नगर निगम उन्होंने कवर अप किए हैं। हर जगह अखिलेश यादव से आगे प्रचार प्रसार में नजर आए हैं। तो उस समय जब ये सवाल हम लोग आप लोगों से पूछा करते थे कि सर कहीं प्रचार प्रसार में आप लोगों को कमी तो महसूस नहीं हो रही, तब तो आप नकारा करते थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। फिर क्यों नहीं उसका असर दिखा? ये बताइए कर्नाटक में पूरी भारतीय जनता पार्टी पूछा मार के खड़ी थी, प्रधानमंत्री जी वही डेरा डाले हुए थे, तो उनसे नहीं करने पूछा जाना चाहिए। उनकी हार का सवाल मैं उनसे करूंगी ना सर, आपकी हार का सवाल मैं आपसे करूंगी। अब बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। तो सबका उत्तरदायित्व होता है, पार्टी बैठ के विश्लेषण करती है, सारे नतीजे आएंगे, हम भी निकालेंगे कितने मत प्रतिशत रहा, चारों वो पूरे उत्तर प्रदेश से नतीजे आ रहे हैं, तो उसका विश्लेषण होगा। कहीं न कहीं भविष्य की जो राजनीति होगी उसके अनुसार हम लोग अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ पर हम कहीं न कहीं कमजोरी हमारी साबित हुई, काफी शहर में हुई या और भी कहीं हुआ, ठीक है। खुर्रम साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार जुड़े हुए हैं। खुर्रम साहब, यूपी निकाय चुनाव में सपा कहाँ चूक गई? आपका विश्लेषण इस पर क्या कह रहा है सर? देखिए मेहनत तो खूब करते नजर आए अखिलेश यादव, लेकिन हर बार जैसे विधानसभा में देखा था मेहनत तो जमकर की थी, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख पाए थे। वही इस बार फिर से रिपीट हुआ। समाजवादी पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है, क्योंकि अभी हमने देखा कि उन्होंने लास्ट में चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के नेता है उनसे भी पीसी करवाया, उनसे भी समर्थन मांगा। लेकिन लोग इनका जो ये रहा है रीजन रहा है समाजवादी पार्टी का, उससे कोई भी आदमी खुश नहीं है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। मुसलमान आज इनके जो वोटर्स हैं वो सारे के सारे इनका साथ छोड़ चुके हैं और इनकी बेस पॉलिटिक्स जो थी वो यादव और मुसलमान के ऊपर थी। तो एक मुसलमान का वोट ये लोग ले लेते थे, मुसलमान को कहीं वोट यादव देता नहीं है। तो मुसलमान को अब समझ में आने लगा, तो मुसलमान अब वोट जो है अपने हिसाब से देता है और उसकी वजह है कि इन लोगों को चुनाव लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और इस बात का क्या बीजेपी को फायदा मिल जाता है सर? क्योंकि देखिए मुसलमान वोट सपा में, बसपा में, कांग्रेस में कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल, देखिए पहले समाजवादी पार्टी के साथ ईमानदारी से था, हाँ। और ईमानदारी से देता था, लेकिन इनका जो काम करने का तौर तरीका है समाजवादी पार्टी का वो बहुत खराब है। ठीक है, वो मुस्लिम विरोधी काम करते हैं और इस वजह से मुसलमान इनका साथ दिन ब दिन छोड़ता जा रहा है। इनके जितने भी मुस्लिम बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, इनका साथ, इनके पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। आज मैं देख रहा था कि बर्क साहब इनके नेता हैं, बहुत ईमानदार हैं, उनके बारे में कई बार न्यूज चैनलों पे दिखाया गया कि उनके पास घर नहीं है, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनके भी जो इलाके हैं उसमें समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जबकि उनका जो खेमा है बर्क साहब का वो बहुत मजबूत खेमा है और वहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से वहां हार का सामना करना पड़ा है। वहां खाता तक नहीं खुला समाजवादी पार्टी का।
वहां खाता तक नहीं खुल पाया है समाजवादी पार्टी का। कौशिक साहब, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है सर? हाँ, तो मैं भी इस पे करूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने इसी चुनाव में 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का निष्कासन किया, एक्शन लिया। हाँ, क्योंकि वो पार्टी से ऊपर हटके चुनाव लड़ा, पार्टी के नेतृत्व की बातें नहीं मानी। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने कौन से नेता को निकाला? समाजवादी पार्टी की रायबरेली की आप बात कीजिए, जब ऊपर नहीं सुना गया तो उसने सैकड़ों की संख्या में छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बलिया में इनके विधायक ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। बराक साहब का ये कह रहे हैं संभल में क्या हुआ, क्या अखिलेश यादव इनसे फोन पर बात नहीं कर सकते थे? आपने हिमाचल में देखा होगा कि एक ऑडियो वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने उस प्रत्याशी से बात की कि चुनाव मन लड़िए, चाहे वो माना या न माना। क्या अखिलेश यादव ने उनसे बात की? क्या ऐसे खिलाफ कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपके पास पहले से सूचनाएं नहीं थी? शाहजहांपुर में आपका प्रत्याशी एंड टाइम पे छोड़ करके बीजेपी चला गया। दूसरा बी प्लान क्या था आपके पास? क्या अखिलेश यादव जी को मैं व्यक्तिगत तौर से कहूं कि पूरी दम चाहे शाहजहांपुर में अखिलेश यादव जी को डेरा डालना पड़ता 2 दिन के 3 दिन के लिए, वो सीट निकाल के दिखाते तो बीजेपी को संदेश होता कि हमारा प्रत्याशी है और हमने देखो अपना प्रत्याशी जो खड़ा किया वो जिता के दिखा दिया। लेकिन सर, सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी सामने आई थी कि फर्स्ट फेज में भी जो कमी पेशी रह गई थी, जब अखिलेश यादव को उनके थिंक टैंक ने थोड़ा सा और प्रेशर अप किया, तब जाकर सेकंड फेज के लिए वो थोड़े से और एक्टिव नजर। कोई थिंक टैंक नहीं है। मैं कह रहा हूं, जो भी अखिलेश यादव जी को मैं भी जानता हूं, जो आसपास इर्द गिर्द है, वो अपने ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में एमएलसी बना के भेज दिया। किसी एक व्यक्ति को किसी चुनाव में आप भेज दीजिए। ऐसे लोग एडवाइजर हो। समाजवादी पार्टी के पास अच्छे लोगों की कमी है क्या? मुलायम सिंह यादव जी का जमाना देखिए, जो रिपोर्ट उनको मिलती थी उस पर वो एक्शन लेते थे। अखिलेश यादव जी क्या एक्शन ले रहे हैं? अखिलेश यादव जी के एडवाइजर जो 4-5 जो 9 लोग हैं, वो नए नवेले लोग हैं, उनसे आप एडवाइजिंग लेंगे जिनको जानकारी अपने क्षेत्र की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश जी को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति है, कर्नाटक में आपने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा, क्यों लड़ा? क्या आपके साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन था? किसी पार्टी के साथ गठबंधन था? आपकी हैसियत नहीं, आप वोट बैंक देखिए ना, डिवाइड क्यों होने दिया? बिल्कुल, ये सवाल फिर यादव जी पूछा जाएगा ना आप लोगों से कि वो थोड़ा सा और फोकस, थोड़ी सी और एनर्जी, तो वो पूरी ताकत यहां लगा लेते तो शायद थोड़े से और आंकड़े बढ़ जाते और शायद यहां पर खाता भी खुल जाता नगर निगम में आपका। बोलिए। देखिए, पार्टियां स्वतंत्र हैं। कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट किया था। वो स्वतंत्र है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, बात करने की लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने पर सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई अगर आपको वहां जाना ही था तो आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी जा सकते थे। इस तरह से आपकी विपक्षी एकता का एक बड़ा कड़ा संदेश भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचता। और अब जब परिणाम सामने आते तो आगे 2024 के लिहाज से उस दिशा में और मजबूती आप लोगों को मिल पाती। लेकिन इस तरफ आप लोगों ने काम किया नहीं। चलिए ठीक है, आलोक बच्ची भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, देखिए, यूपी कहते हैं भाई दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए गुजरता है। सेमीफाइनल कहा जा रहा था निकाय चुनाव को, उसमें तो आपको जबरदस्त जीत, बंपर जीत आपको हासिल हो गई है। अब आगे क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी और क्या क्या चुनौतियां अब आप मानकर चल रही हैं? देखिए, कहीं ऐसा ना हो हिमाचल की तरह, कर्नाटक की तरह नजरें सिर्फ और सिर्फ 24 पर हो, एक एक करके विधानसभा राज्य, क्योंकि अभी आगामी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो आप लोगों के हाथ से निकल ना जाए। इस बात की चिंता है कि नहीं है? फोकस है इस पर कि नहीं है? बिल्कुल है। इस पर त्वरित कार्रवाई होगी, मंथन होगा, गुड़ मंथन होगा, सारी चीजों को समझा जाएगा, उस पर पूरी फौज के साथ उतरा जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। और अब हम अपना कोई गढ़ ढहने नहीं दे सकते हैं। 2024 तक हमको इंटैक्ट रखना है, क्योंकि 2024 में हम प्रचंड बहुमत से वापस आएंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, किन्हीं कारणों से, किन्हीं गलतियों से अगर हम इस बार कर्नाटका हारे हैं तो हमें और भी जगह इस कवायद को बढ़ाना होगा। सर, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बहुत क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल स्टेजेस है। सब जगहों पे हम मजबूती से लड़ेंगे और हम अपनी सरकार नहीं। आलोक जी, एक सवाल है कि जब चुनाव आप जीतते हैं, चाहे आपने गुजरात का चुनाव जीता हो कहीं का, तो मोदी जी बड़ा जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ा रोड शो होता है और पूरा श्रेय मोदी जी को दिया जाता है। कर्नाटक का श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, कर्नाटक की हार का श्रेय सामूहिक होगा। अच्छा, ये सामूहिक हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों ने उसमें योगदान दिया था। मोदी जी भी गए थे,
नड्डा जी भी गए थे, अमित शाह जी भी ये तो सब लोग गुजरात भी गए थे, राजनाथ सिंह ये तो सब उत्तर प्रदेश भी आए थे, ये सब लोग तो उत्तराखंड भी गए थे। कप्तान को ही दिया जाता है श्रेय। तो इस्तीफा देंगे क्या फिर? हार का ठीकरा भी अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, पूरा देश ही मोदी जी को दे रहा है कि मोदी जी हारे हैं, मोदी जी हारे हैं। हर लोग के जुबान पे यही है, कोई नहीं कहता है कि बीजेपी हारी है, जिसके मुंह से सुनिए मोदी जी हारे हैं। अरे मोदी जी एक संस्था थोड़ी है, मोदी जी एक कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो हुआ कि साहब तो सर लोकसभा की नहीं, आलोक जी आप तो शिल्पा जी, आलोक जी तो पुराने नेता हैं, कभी भी ये नहीं रहा अटल सरकार नहीं रही, वो भाजपा सरकार थी। ये पहली बार आया है कि मोदी सरकार है, शुरू से ही, पहले दिन से ही 2014 से। लोग कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए आप, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को मंचों पर देखिए, मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, भाजपा सरकार की तारीफ नहीं करते हो। चापलूसी में कोई कुछ करता हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जनरल परसेप्शन है कि ये सरकार भाजपा की है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास तेंदुलकर है मोदी जी के रूप में, तो किसी मैच में वो 0 पर भी आउट हो जाते हैं। अच्छा, तो लेकिन दक्षिण का किला तो चला गया ना सर हाथ से, कैसे डैमेज कंट्रोल कीजिएगा? लेकिन मैं आलोक जी बात मान भी लूं कि कभी कभी 0 पे आउट भी हो जाते हैं। हाँ। लेकिन जब लौट के आते हैं चुनाव, क्रिकेट हारने के बाद फिर क्या होता है देखते हैं आप, कैसे स्वागत देश की जनता करती है। आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते, हम तो आपसे जवाब चाहते हैं। हम तो आपसे जवाब चाहते हैं कि ये सामूहिक हार की जिम्मेदारी होगी या अमित शाह जैसे चाणक्य कहने वाले जिन्होंने डेरा डाला, वो लोग नाराज थे, उनको चाय पे बुलाया, उनके घर चल के अमित शाह जी गए और ये संदेश देने का प्रयास किया गया। उस समय जनता की मूड को नहीं भाप पाए। देखिए, हर चीज हर वक्त हर आदमी के बस में नहीं होता है। लोगों का मूड भांपने में हम चूक कर गए, इसमें कोई दो मत नहीं। कहीं तो कोई चूक हुई होगी जो ये हसर हुआ। ठीक है। अब क्या चूक हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, एकाएक बता देना जरा मुश्किल काम है। 2-4 दिन का टाइम दीजिए, अपने आप पता लगेगा कि ना हार किसकी हुई, किसके द्वारा हुई। ये तो पूरे देश के सारे, आज मैं सुबह से चैनलों पे हूँ, हर जगह मोदी जी की हार हो गई, मोदी जी हार गए। इसलिए हो गई। मोदी जी का मैं थोड़ा सा शिल्पा जी बता दे रहा हूँ। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन कौशिक साहब, क्या यहाँ पर कांग्रेस के 5 वादे कर गए, उसके लिए वारे न्यारे? नहीं, देखो राहुल गांधी जी ने कहा भी है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और पहले की कैबिनेट की मीटिंग में उन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। हाँ। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस कहां से पैसा लेकर के आएगी, जो कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा। हाँ। हर युवाओं को आप 3000 रुपए देंगे, ठीक है कि नहीं? 2000 रुपए हर महिला को आपको देना है, पुरानी पेंशन को लागू करना है, बस में आपको फ्री करना है, 10 किलो चावल आपको एक्स्ट्रा देने हर परिवार को लेकर के। देखिए, वहीं बीजेपी एक बार फिर से मेहनत में जुट जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी निकाय चुनाव में जो बम्पर जीत बीजेपी को हासिल हुई है, अब उसके दम पर वो आगे 2024 की स्ट्रेटेजी बनाती नजर आएगी, ताकि सेमीफाइनल में तो जीत लिए, फाइनल में धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई जा सके। नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।